everyone, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss a very interesting topic in this video, that is particularly a branch of psychology, or you may say sociology. It is very interesting field to study because you come to know about different domains of your life. You come to know about your behaviors, about people's behaviors around you, and how they are supposed to act, how they are even supposed to feel and behave in different social patterns. So in this video we are going to discuss a brief introduction to sociology along with its history, its meaning, its different aspects, and subject matter of social psychology along with its relation with different social sciences. So let's take a start by defining social psychology. The scientific study of how individuals' thoughts, feelings and behaviors are shaped by the actual, implied or imagined presence of others. आप जब डिफरेंट जगह पे मौजूद होते हैं, इवन अगर आप अपने रूम में भी मौजूद होते हैं, आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस तरह से बिहेव कर रहे होते हैं कि आप दूसरों के बारे में सोचकर कुछ ना कुछ एक्ट आउट कर रहे होते हैं. अगर आप बाहर जाते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स में बैठते हैं, अपने फ्रेंड्स की ग्रुप में बैठते हैं, अपने कोलीग्स की ग्रुप में बैठते हैं, अपने एम्प्लॉयर्स की ग्रुप में बैठते हैं, whoever you are, आप डिफरेंट ग्रुप्स में डिफरेंट लोगों के अराउंड उनके अकॉर्डिंगली या फिर लोगों की वजह से आपके थॉट्स, आपकी फीलिंग्स और आपके बिहेवियर शेप हो रहे होते हैं. मीन्स एक तो सेल्फ होती है, दैट इज़ योर एक्चुअल, योर रियल सेल्फ, और एक सेल्फ होती है जो कि आप बनाते हैं या जो कि बनती है, शेप होती है बाय द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट पीपल. आप एक्चुअल में क्या है और फिर लोगों की मौजूदगी और इवन लोगों की इमेजिनरी मौजूदगी आपको किस तरह से शेप करती है, आपकी फीलिंग्स को, आपके थॉट्स को, आपके बिहेवियर्स को किस तरह से शेप करती है. ये वो सारे एस्पेक्ट्स हैं जिनको स्टडी किया जाता है सोशल साइकोलॉजी में. अगर आप रूम में मौजूद हैं एंड इफ़ यू आर गेटिंग रेडी फॉर अ पार्टी, तो आप उस पार्टी के बारे में या वहाँ मौजूद लोगों के बारे में इमेजिन करके ख़ुद को ड्रेसअप कर रहे होते हैं. एक छोटी सी मिसाल है, अगर आपसे मैं पूछूं दैट अगर इस दुनिया में अराउंड लोग मौजूद ना हों तो क्या आप वेल ड्रेस होके बाहर जाएंगे? क्या आप वुड यू पुट इन मेकअप्स इफ़ आई टॉक अबाउट गर्ल्स? क्या आप सूट्स में जाएंगे इफ़ आई टॉक अबाउट बॉयज़? क्या आप टाई लगाकर अच्छे से तैयार होकर बाहर जाएंगे अगर आपके इर्द गिर्द लोग ना हों? हम ये सब कुछ क्यों कर रहे होते हैं? हम एक ख़ास तरह से एक ख़ास पैटर्न में ख़ुद को क्यों ढाल रहे होते हैं? क्योंकि हम ये इमेजिन कर रहे होते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, या फिर हमारे अपने जो थॉट्स हैं, हमारी अपनी जो फीलिंग्स हैं, हमारा अपना जो बिहेवियर है वो शेप हो रहा होता है लोगों की प्रेजेंस की वजह से. इफ़ यू आर सिटिंग इन अ ग्रुप, इन अ फॉर्मल ग्रुप एंड यू वांट टू डू समथिंग बट आप नहीं करेंगे, यू वुड रेजिस्ट योर सेल्फ. छोटी सी एक एग्जाम्पल और देखते हैं, स्टूडेंट्स की एग्जाम्पल. अक्सर ऐसा होता है क्लास में, मेरे खुद के साथ ऐसा होता था दैट टीचर इज़ देयर इन दी क्लास और किसी बात पे कोई बात याद आ जाती है, किसी बात पे इंसान को हंसी आ रही होती है, बट यू कंट्रोल योर सेल्फ. एंड वाई डू यू कंट्रोल? बिकॉज दैट कंट्रोलिंग बिहेवियर ऑफ योर्स इज शेप्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर पीपल. जैसे स्टार्ट में मैंने आपको प्रिपेयर होकर जाने की, वेल ड्रेस होकर जाने की एग्जाम्पल दी. वहाँ पे लोग आपके इर्द गिर्द मौजूद नहीं हैं, बट यू आर बिहेविंग इन अ वे कि आप उन लोगों को इमेजिन करें जो आपके पास मौजूद भी नहीं है, बट वो इन एक्चुअल जब आप उनके सामने जाएंगे तो वो किस तरह आपके बारे में सोचेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपकी फीलिंग्स, आपकी बिहेवियर्स, आपकी थिंकिंग शेप हो रही होती हैं. आप यहाँ पे डिफरेंट सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई कर सकते हैं. इफ़ आई टॉक अबाउट रैशनल चॉइस थ्योरी, जिसकी वीडियो मेरी चैनल पे मौजूद है, आप ज़रूर देखिएगा. हम जो भी ज़िंदगी में चॉइसेस ऑप्ट करते हैं उसके पीछे कॉस्ट एंड बेनिफिट्स होते हैं जिन्हें हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं कि मुझे इसका क्या बेनिफिट होगा, इसकी क्या कॉस्ट होंगी. तो अगर इसी को यहाँ पे रिलेट करें तो वी वुड से डैट अगर एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है और आप उस सब्जेक्ट को चूज़ करने जा रहे हैं, आपकी मर्ज़ी से ज़्यादा आप ये देखेंगे उसका स्कोप क्या है, उसकी डिमांड क्या है सोसाइटी में. अगर मैं उसे ऑप्ट करता हूँ तो मुझे क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे. अक्सर गर्ल्स आर सीकिंग एजुकेशन और उनको अक्सर लोग ये कहते हैं, ये सुनने को मिलता है दैट यू आर गोइंग टू गेट बेटर प्रपोजल्स आफ्टर गेटिंग एजुकेशन. तो ये सब चीज़ें क्या हैं? वट एवर वी आर डूइंग, आवर बिहेवियर्स एंड आवर थॉट्स आर शेप्ड बाय द एक्चुअल और बाय द इमेजिनरी प्रेजेंस ऑफ अदर. सो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है. एंड वाई इज़ इट इंटरेस्टिंग? क्योंकि इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई बिलीव
that whatever you study, अगर आप उस चीज़ को अपनी रियल लाइफ के साथ रिलेट कर रहे होते हैं तो उसे पढ़ना और ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा होता है, क्योंकि यू आर एबल टू रिलेट योर सेल्फ, रिलेट पीपल अराउंड यू, तो उसे पढ़ के और ज़्यादा जॉयफुल फीलिंग्स आती हैं. सो इट इज़ ऑल अबाउट सोशल साइकोलॉजी. अब बात करते हैं सोशल साइकोलॉजी किन किन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ इंटरेस्टेड इन हाउ पीपल्स थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्शंस आर शेप्ड बाय अदर्स. किस तरह से लोगों की थिंकिंग्स बनती हैं, लोगों की फीलिंग्स, लोगों के एक्शंस बनते हैं दूसरे लोगों की वजह से. सेकंड इज़, वो जो दूसरे लोगों की बात की जा रही है, लाजमी नहीं कि वो आपके पास मौजूद हों, बल्कि वो दूसरे लोग इमेजिनेशन में भी हो सकते हैं. वो आपके पास मौजूद नहीं है बट स्टिल आप उनके बारे में सोच के कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं. इसे आप पर्सनल लेवल पे बात करें या सोसाइटल लेवल पे बात करें, इसे आप इंडिविजुअल लेवल पे बात करें या ग्रुप्स लेवल पे बात करें, आप कई मरतबा लोगों को इमेजिन करके बहुत सारे काम कर रहे होते हैं. उस इमेजिनेशन का भी आप पे असर हो रहा होता है. सो दिस इज़ द वे द प्रेजेंस, द एक्चुअल और इमेजिन प्रेजेंस ऑफ अदर्स एज शेपिंग योर बिहेवियर. एंड द थर्ड पॉइंट इज़ हाउ वी आर अफेक्टेड बाय दी सोशल सिचुएशन. फिर जो सोशल सिचुएशंस हैं, अब यहाँ पे इस पॉइंट में हम सोशियोलॉजी के साथ रिलेट कर सकते हैं. That psychology and sociology are two different subjects. Psychology is all about individual and sociology is all about society, social structures. But how they are intertwining in this way that you are seeing in the third point means आपकी situations, आपकी social situations आपके behaviors को affect कर रही होती हैं. जिसमें मैंने आपको ग्रुप की मिसाल दी. अभी एक रिसर्च है मेरे माइंड में अचानक से क्लिक की है, बट आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ दैट कंपनी इन अमेरिका. वहाँ पे रिसर्च हुई थी दैट एक कंपनी थी, वो चाहती थी कि हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाए, बट जो वहाँ के ग्रुप्स थे उन्होंने उन पे डिफरेंट तरह से एक्सपेरिमेंट्स किए, डिफरेंट तरह से देखा कि हम किस तरह से लोगों को फैसिलिटेट करें ताकि हमारी प्रोडक्शन बढ़ सके. तो उन्होंने फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की, उन्होंने लाइटनिंग्स प्रोवाइड की, उसके बाद भी उनको कोई प्रोडक्टिविटी नज़र नहीं आई. द रिजल्ट्स वर दी सेम. उसके बाद उन्होंने दो टाइप के ग्रुप्स बना दिए, एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल्ड ग्रुप्स. और उसको करने के बाद उन्होंने ये कंक्लूजन ड्रॉ किया कि जो उनका ग्रुप था, जो एक्चुअल ग्रुप था, वो ग्रुप के जो नॉर्म्स थे, जो ग्रुप का प्रेशर था, वो उन लोगों को रेजिस्ट कर रहा था. उन्होंने ये ठान ली थी कि हाँ हमें प्रोडक्टिविटी इसी लेवल तक करनी है, इससे ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं कर रहा, तो वो नहीं कर रहे थे, बेशक उन्हें कितनी ही क्यों ना फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई. तो इसी तरह से अगर एक सिचुएशन है और वो सिचुएशन अगर फॉर एग्जांपल आपका ग्रुप है, वो भी आपके बिहेवियर्स को शेप कर रहा होता है. इसको और ज़्यादा अगर माइक्रो लेवल पे ले जाएं, अगर एक फ्रेंड्स का ग्रुप है और उन फ्रेंड्स में से 10 फ्रेंड्स में से अगर एक फ्रेंड स्मोकिंग नहीं करता है, तो वो उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालने की कोशिश करेगा. अब आप इसे पीयर प्रेशर कहें, अब आप इसे ये कहें कि ही वांट्स टू बी एक्सेप्टेबल इन दैट ग्रुप, बट वो उस बिहेवियर को अडॉप्ट करने की कोशिश करेगा. उसका बिहेवियर उनके ग्रुप मेंबर्स के अकॉर्डिंग शेप होना स्टार्ट हो जाएगा, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली. इन दिस वे social situations actually shape your behaviors. Then social psychology में जो दो प्राइमरी आइडियाज़ हैं जो कि मोस्ट सोशल साइकोलॉजिस्ट डिस्कस करते हैं, वो हैं पावर ऑफ द सिचुएशन एंड सेकंड वन इज़ योर बिहेवियर इज शेप्ड बाय सब्जेक्टिव कंट्रोल ऑफ सिचुएशन. फर्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं, पावर ऑफ द सिचुएशन. The most powerful is the social context that affects how we act, think and feel. आपका जो social context है, आप जिस जगह मौजूद हैं, उस जगह का जो स्ट्रक्चर है, उस जगह का जो context है, जो भी situation है, वो बहुत पावरफुल होता है आपके बिहेवियर को शेप करने में. और इसकी एग्जांपल जो स्टार्ट में डिस्कस कर चुकी हूँ. और नाउ आई वांट यू पीपल टू रिलेट कि आपके पास अगर एक दिन में फॉर एग्जांपल डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट होते हैं, आप इसको माइक्रो लेवल पे ब्रेक करें. यू कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ योर फैमिली, देन योर एजुकेशनल और योर वर्क प्लेस, और उसके बाद आप फ्रेंड्स के ग्रुप की एग्जांपल ले लें और आप देखें कि आपके सोशल कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग किस तरह से आपके बिहेवियर शेप हो रहे होते हैं और किस तरह से सिचुएशन पावरफुल होती है इन शेपिंग योर बिहेवियर. द सेकेंड पॉइंट, आवर बिहेवियर इज शेप्ड बाय सब्जेक्टिव कंट्रोल ऑफ सिचुएशन. किस तरह से, फॉर एग्जाम्पल टू पीपल कैन लुक एट दी एग्जैक्ट सेम थिंग. एक ही चीज़ को दो लोग देख रहे हैं, बट उस चीज़ को
देखने के बाद लोग डिफरेंट तरह से रिएक्ट करेंगे, डिफरेंट वे में उस चीज़ को परसीव करेंगे और दे कैन गिव द मीनिंग टू दैट सिचुएशन एंड डिफरेंट वेज. सो हाउ वी फील, what we see is affected by our personality, experience and expectations. अब यहाँ पे I would like to relate symbolic interactionist perspective, और इसको भी ज़रूर विज़िट कीजिएगा. वीडियो में ये पर्सपेक्टिव मौजूद है और उस पर्सपेक्टिव में मैंने एक इमेज ऐड की हुई है. उस इमेज में क्या होता है कि एक ही ट्री है और दो डिफरेंट लोग हैं. एक बार ट्री को देखने पे एक पर्सन को ऐसा लगता है कि इट इज़ अ सिंबल ऑफ सूदिंगनेस, कंफर्ट, और दूसरे इंडिविजुअल को देखने के बाद लगता है इट इज़ अ सिंबल ऑफ कर्स. वाई? बिकॉज जो एक इंडिविजुअल है जब वो उसके साए में बैठा था तो उसे कंफर्ट फील हुआ था, और दूसरा इंडिविजुअल जब उसके साए में बैठा उसको डिफरेंट इंसेक्ट्स के साथ उसका सामना हुआ तो उसके लिए दैट इज़ अ सिंबल ऑफ पेन एंड कर्स. सो इसी तरह से एक सिचुएशन अगर किसी एक इंडिविजुअल के लिए अच्छी हो सकती है तो वही सिचुएशन दूसरे इंडिविजुअल के लिए बुरी भी हो सकती है. हमारे जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं, हमारी जो पर्सनैलिटी होती है, हमारी जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, वो हमारे देखने के नज़रिए को, हमारे सोचने के नज़रिए को चेंज कर देती है. और इसी चीज़ को अगर हम बिल्कुल अपनी लाइफ पे अगर सिंपली अप्लाई करें तो यहाँ पे जब हम ये कह सकते हैं कि राइट एंड रॉन्ग वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा और हम लोगों को क्रिटिसाइज़ करना बंद कर देंगे जब हमें ये समझ आएगा कि नो वन इज़ रॉन्ग, एवरी वन इज़ डिफरेंट. हर कोई मुख्तलिफ है, हर किसी का सोचने का नज़रिया डिफरेंट है. किसी के लिए अगर कोई किसी शादी के इवेंट में जाता है तो उसके लिए वो इवेंट जॉय है, उसके लिए वो इवेंट इंजॉइंग है, कंफर्ट है, रिलैक्सेशन है, रिक्रिएशन है. और उसी शादी के इवेंट में अगर कोई और इंडिविजुअल जाता है तो उसके अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की वजह से वही इवेंट उसके लिए प्रॉब्लमेटिक है, दैट ब्रिंग्स ग्रीफ टू दैट पर्सन. अगर एक इंडिविजुअल एक पर्टिकुलर तालीमी इदारे में पढ़ने के लिए जाता है तो उस इंडिविजुअल के लिए एक ही इंडिविजुअल है. फॉर एग्जांपल वो अगर किसी स्कूल से पढ़कर आया, अगर आप उस स्कूल से पढ़ने के बाद उसका एक्सपीरियंस पूछें तो वो डिफरेंट देगा और उसी स्कूल से निकलने वाला दूसरा बच्चा आपको डिफरेंट वे में अपने एक्सपीरियंस शेयर करेगा. तो हर इंसान अपनी पर्सनालिटी, अपने एक्सपेक्टेशन और अपने एक्सपीरियंसेस की बुनियाद पे एक ही चीज़ को डिफरेंट पहलुओं से देख रहा होता है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द बिग आइडियाज़ दैट आर डिस्कस्ड इन सोशल साइकोलॉजी. नाउ यू डिस्कस हाउ डू वी डू विद सोशल साइकोलॉजी. लेकिन सोशल साइकोलॉजिस्ट भी साइंटिफिक मेथड्स को यूज़ करते हैं. जैसे सोशियोलॉजी के अंदर आप रिसर्च को यूज़ करते हैं टू एनालाइज, टू एग्जामिन, टू अंडरस्टैंड सोशल फिनोमेना एंड डिफरेंट सोशल प्रॉब्लम्स, उसी तरह से सोशल साइकोलॉजी के अंदर भी आप साइंटिफिक मेथड्स को यूज़ कर रहे होते हैं. और इसमें भी वही सारे स्टेप्स होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ अ क्वेश्चन और टॉपिक और प्रॉब्लम, उसके बाद उससे रिलेटेड प्रोपोजिशंस और हाइपोथेसिस बिल्डअप होते हैं. देन डिफरेंट तरह से आप प्रोसीजर्स यूज़ कर रहे होते हैं, जो डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं. एक्सपेरिमेंट होता है, एनालाइज करते हैं आप डाटा को और उसके बाद आप कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे होते हैं. सो द प्राइमरी मेथड्स दैट आर यूज्ड इन सोशल साइकोलॉजी, वैसे तो there are multiple methods that are used in studying social psychology, but the two primary methods are correlational method and experimental method. Correlational method का मतलब है that how do two variables associate with each other. किस तरह से there is natural association between two variables. मिसाल के तौर पे what is an association between age and conservative nature. फिर इसी को अगर कोरिलेशन का मतलब होता है दो लोगों का, दो वेरिएबल्स का आपस में रिलेशनशिप. इसी में अगर एग्जांपल दें, वी लाइक द पीपल हु आर सिमिलर एंड वी बिकम सिमिलर टू द पीपल वी लाइक. हम किन लोगों को पसंद करते हैं? जिनसे हमारे ख्यालात मिलते हैं, हम सिमिलर होते हैं. और इसी का वाइस वर्सा है, हम किन लोगों के सिमिलर हो जाते हैं? जिनको हम पसंद करते हैं. अगर हम किसी को पसंद करते हैं, वी ट्राई टू शेप और हैबिट्स जस्ट टू बी एक्सेप्टेबल बाय दैट पर्सन, ताकि हम अपनी लाइकिंग्स और डिसलाइकिंग्स उसके अकॉर्डिंग कर लें. इसी को अगर आप मैरिज इंस्टीट्यूशन पे अप्लाई करें तो पहले दो डिफरेंट आइडेंटिटीज़ होती हैं और उसके बाद डिफरेंट पहलुओं से गुजरने के बाद जब आप डिफरेंट तरह से ग्रुप आपका फॉर्म हो जाता है, आपका फैमिली इंस्टीट्यूशन फॉर्म हो जाता है, तो आपकी एक ही आइडेंटिटी बन जाती है. फिर यू आर ऑलवेज रेडी टू कोऑपरेट, यू आर रेडी टू एकोमोडेट. तो ये सारी चीज़ें किस तरह से, अब यहाँ पे देखें अगर इस एग्जाम्पल में दो रिलेशनशिप्स हैं, you like the people who are similar and on the other hand you become similar to the people you like. अच्छा, अब ये कैसे पता चलेगा कि एक सिचुएशन में what tells us that whether
लाइकिंग इज कॉजिंग सिमिलैरिटी, क्या लाइकिंग की वजह से सिमिलैरिटी आई है या सिमिलैरिटी की वजह से लाइकिंग आई है? इस चीज़ का जवाब मीन जो ऑथेंटिक फैक्ट्स एंड फिगर के ऊपर बेस्ड जो जवाबात होते हैं, दैट्स व्हाट द एक्सपेरिमेंटल मेथड कम्स इन। मीन्स लोगों को रैंडमली असाइन करना, डिफरेंट कंडीशंस प्रोवाइड करना, फिर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बनाना, कंट्रोल ग्रुप बनाना, और उसके बाद डिफरेंट तरह से आप स्टडीज़ को फिगर आउट कर रहे होते हैं, कैरी आउट कर रहे होते हैं। सो दिस इज़ अबाउट एक्सपेरिमेंटल मेथड। आई होप इट्स क्लियर्ड। अब बात करते हैं फ्यूचर ऑफ सोशल साइकोलॉजी। देखिए, इट्स सो रेलिवेंट टू सो मैनी डोमेन्स ऑफ लाइफ। सो सोशल साइकोलॉजी इन अ सेंस रीइन्वेंट्स इटसेल्फ इन न्यू डोमेन्स। ये बहुत रेलिवेंट है। जैसे मैंने अब तक आपको जितनी भी एग्जाम्पल्स दी हैं, आई होप एंड आई बिलीव दैट यू पीपल आर एबल टू रिलेट योर सेल्फ। इट इज़ रेलिवेंट टू योर लाइफ, इट इज़ रेलिवेंट टू द वर्ल्ड अराउंड यू। तो सोशल साइकोलॉजी भी आज के दौर में बहुत रेलिवेंट है और इट इज़ इंक्रीजिंगली रेलिवेंट इन टुडेज़ वर्ल्ड। सो इस तरह से इसमें और न्यू डोमेन्स आते हैं। यू मे टॉक अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल psychology, you may talk about political psychology, you may talk about communication, you may talk about environmental। ये सारे डोमेन्स हैं जो कि डिफरेंट तरह से कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो रहे होते हैं सोशल साइकोलॉजी के साथ। आप इसको एग्जांपल के तौर पे लें, ऑर्गेनाइजेशंस में किस तरह से लोगों का बिहेवियर शेप होता है, पॉलिटिक्स के अंदर कम्युनिकेशन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट, आप किस तरह से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। आप खुद को इमेजिन कीजिएगा और देखिएगा कि आप एक छोटे से बच्चे से कैसे बात करते हैं, आप अपने बॉस से कैसे बात करते हैं, आप अपने एम्प्लॉयर से कैसे बात करते हैं, स्टूडेंट से कैसे बात करते हैं, टीचर से कैसे बात करते हैं, पेरेंट्स से कैसे बात करते हैं, किस तरह योर कम्युनिकेशन इज शेप। अब बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ सोशल साइकोलॉजी की, क्योंकि हर सब्जेक्ट के पीछे कोई ना कोई बैकग्राउंड, कोई ना कोई हिस्ट्री होती है और वो ओवर टाइम इन डिफरेंट डेकेड्स एंड डिफरेंट एरा विद द कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट साइंटिस्ट, डिफरेंट एनालिस्ट परवान चढ़ता है, डेवलप होता है। तो अगर हम हिस्ट्री ऑफ सोशल साइकोलॉजी की बात करें तो इट बिगिन इन यूएस एट द dawn of the 20th century, and the first published study in this area was an experiment by Norman Triplett in 1898 in the on the phenomena of social facilitation. And during 1930s, different psychologists, particularly Kurt Lewin, he fled to the US from Nazi Germany, or they were more instrumental in developing the field and something separate from the behavioral and psychoanalytical schools that were dominant during that time. और जो social psychology है, it has always maintained the legacy of their interest in perception and cognition. तो अगर आप उस टाइम की भी बात करें, so perception and cognition, attitudes and a variety of small group phenomena were the most commonly studied topics in that era. फिर during the World War II, जो सोशल साइकोलॉजिस्ट थे, दे स्टडीड परसुएशन एंड प्रोपेगेंडा फॉर द यूएस मिलिट्री, एंड आफ्टर द वॉर रिसर्चर्स बिकेम मोर इंटरेस्टेड इन अ वैरायटी ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स, क्योंकि जब भी वॉर होती है तो वॉर अपने साथ साथ डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेस एक सोसाइटी में छोड़ के जाती है, डिफरेंट सोशल प्रॉब्लम्स छोड़ के जाती है। और जो वर्ल्ड वॉर II है उसके बाद जितने भी सोशल प्रॉब्लम्स थे उनमें दो मोर प्रोमिनेंट सोशल प्रॉब्लम्स थे, जो कि जेंडर इश्यूज़ और रेशियल प्रेजुडाइज, और ये हमें प्रॉब्लम्स आज भी नज़र आते हैं और इनके ऊपर स्टडी करना इज़ दी मोर इंटरेस्टेड फील्ड ऑफ सोशल साइकोलॉजिस्ट ऑफ दैट टाइम। फिर 1960s के अंदर देयर वाज ग्रोइंग इंटरेस्ट इन अ वैरायटी ऑफ न्यू टॉपिक्स, जैसे कि कॉग्निटिव डिसोनेंस, बायस्टैंडर इंटरवेंशन एंड एग्रेशन। तो इन सारी फील्ड्स के बारे में बाय द 1970s सोशल साइकोलॉजी इन अमेरिका हैड रीच्ड अ क्राइसिस। फिर ये एक ड्रॉबैक था या फिर एक डाउनफॉल आया था इन द फील्ड ऑफ सोशल साइकोलॉजी, एंड देयर वाज अ हीटेड debate over the ethics of laboratory experimentation, whether or not attitudes really predicted behavior, and how much science could be done in a cultural context. यानी कि अगर आप साइंस को रिलेट करें यहाँ पे, अगर आप कल्चरल लैग की बात करें, then you come to know that in the societies where the culture is more dominant entity and where people are traditional minded, they are not very prone to accept the scientific technology and innovations in the society, and therefore there is a gap that comes between material and non-material culture. आपकी साइंस की वजह से आपकी सोसाइटी में चेंजेस आ रहे होते हैं, पर आप अपने कल्चर, अपने बिलीव्स की वजह से उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते हैं। और यही वो हीटेड डिबेट थी जिसकी वजह से 1970s में सोशल साइकोलॉजी
फील्ड के अंदर अमेरिका में डाउनफॉल आया था. Then, during the years immediately following World War II, there was frequent collaboration between psychologists and sociologists. क्योंकि psychology is all about human behaviors, their mentality, their mindset, their attitudes. और sociology में you talk about the social structures and social factors and social problems. तो वर्ल्ड वॉर के फ़ौरन बाद साइकोलॉजिस्ट और सोशियोलॉजिस्ट के बीच में कोलैबोरेशन हुई. एंड आज के जो अगर आप सोशल साइकोलॉजी की बात करें दैन इट रीच दी मेच्योरिटी इन बोथ थ्योरी एंड मेथड ड्यूरिंग द 1980s एंड 1990s. और अगर आप मॉडर्न रिसर्चर्स की बात करें दैन दे आर मोर इंटरेस्टेड इन अ वैरायटी ऑफ फिनोमिना, बट एट्रीब्यूशन, सोशल कॉग्निशन एंड self concept are perhaps the greatest areas of growth in social psychology and the field of social psychology. So this was all about the history of psychology, and at the end we would talk about the relation with other fields. First of all, you talk about the relation of psychology or social psychology with sociology. देखिए सोशियोलॉजी में you come to know about human societies, their structures, their different type of groups, institutions. एंड सोशल साइकोलॉजी में आप बेसिकली ये देखते हैं कि किस तरह से डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, सोशल स्ट्रक्चर्स, इंस्टीट्यूशंस, ग्रुप्स लोगों की एक्ट्स को, उनके बिहेवियर को, उनके थिंकिंग पैटर्न को शेप कर रहा होता है. सो इन दिस वे, इंक्लूडिंग ऑल दी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर्स, सोशियोलॉजी एंड सोशल साइकोलॉजी आर इंटर रिलेटेड. देन अगर आप साइकोलॉजी की बात करें दैन इट इज़ द स्टडी ऑफ अंडरलाइंग साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस दैट मेक ऑल बिहेवियर्स एंड एक्सपीरियंसेस पॉसिबल. और साइकोलॉजी को आप रिलेट कर सकते हैं सोशल साइकोलॉजी से. अगेन क्या ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि ह्यूमन बींग्स की साइकी पे असरअंदाज होते हैं और जिसकी वजह से उनके बिहेवियर शेप हो रहे होते हैं. फिलॉसफी की बात करें तो इट इज़ द स्टडी ऑफ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस अबाउट द एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर ऑफ पर्सन. थ्योरेटिकल क्वेश्चंस अबाउट द एक्सपीरियंस. और लास्ट टाइम जब हमने दो मेन आइडियाज़ की बात की है तो हमने ये देखा है कि जो स्ट्रक्चरल फैक्टर्स होते हैं, जो कॉन्स्टेंट सिचुएशंस होती हैं, वो आपके बिहेवियर्स को शेप कर रही होती हैं. और अगेन जब आप किसी चीज़ को देखते हैं, उस चीज़ को आप शेप कर रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंसेस. सो इन दिस वे फिलॉसफी एंड सोशल साइकोलॉजी आर इंटर रिलेटेड. और भी डिफरेंट फील्ड्स के साथ इसका इंटर कनेक्शन है, बट दीज थ्री फील्ड्स आर दी मोर इंटरट्विनिंग, रेलिवेंट एंड एसोसिएटेड विद this field. So this was all about the brief introduction of social psychology as a subject. I would be uploading more videos on different topics of social psychology. I hope it helped.